आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मैं हूं आपका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। बेटा एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है जेके बूस फाउंडेशन क्लासेस में। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का सबक है वो है मेरा वतन। ठीक है, यानी शायर इसमें अपने वतन के बारे में लिखते हैं कि मेरा वतन जो है, मेरे वतन की खूबसूरती क्या है, या खालिक कायनात ने मेरे वतन को किन किन नेमतों से नवाजा है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस नज़्म में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि शायर ने किस तरह अपने वतन की अक्कासी बयान की है, आखिर में क्यों अपने वतन की तारीफ करता है। और ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर बेटा कि शायर अपने वतन की तारीफ इसलिए कर रहा है, असल में वो वतन की अहमियत हमें याद दिलाना चाहता है कि अरे भाई, वतन की जो अहमियत होती है, वतन से जो मोहब्बत होती है, उस चीज के लिए अपनी कौम को तैयार करते हैं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों मोहब्बत होनी चाहिए? क्योंकि खालिक कायनात ने बहुत सारी नेमतों से हमारे वतन को नवाजा है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये कुछ तस्वीर हैं जो मैं आगे बताऊंगा कहां कहां पर इनका इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए बेटा, और ये नज़्म जो है बेटा, ये लिखी है शफीउद्दीन नयर ने, यानी इस नज़्म के जो राइटर हैं वो है शफीउद्दीन नयर, जिन्होंने ये बेहतरीन नज़्म लिखी है अपने वतन के बारे में। और उनके बारे में ये मशहूर है कि अदब अतफाल जो है, यानी बच्चों का जो अदब लिखा गया है, बच्चों का जो लिटरेचर लिखा गया है, उसमें शफीउद्दीन नयर जो है, यहाँ पर लिखा भी है, शफीउद्दीन नयर जो है उसको एक रोशन सितारा माना जाता है अदब अतफाल में, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन और दिलचस्प नज़्में लिखी हैं बच्चों के लिए। और कहा जाता है कि 70 से ज्यादा तसानीफ उन्होंने तहरीर की है, उन्होंने लिखी है, यानी 70 बुक्स उन्होंने खुद शाया की है, खुद लिखी है। तो चलिए बेटा, आज हम देखते हैं कि वो मेरा वतन जो उनकी नज़्म है, क्या लिखते हैं वो अपने वतन के बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा, पहला जो बंद है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। तो बेटा, जिस तरह से मैंने ये इसके अशआर पढ़े, ये बंद पढ़ा, इसी तरह शायरी का तरीका होता है पढ़ने का, यानी शायरी और नसर में फर्क होना चाहिए। शायरी हमें उस तरीके से पढ़नी है कि ये लगनी चाहिए कि नहीं, हम शायरी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर शायर इसमें क्या कह रहा है। पहले ये बोल रहा है बिल्कुल आसान अल्फाज में कि मेरा जो वतन है, ये मेरा वतन है, मेरा वतन है, यानी मेरा वतन, या हम कह सकते हैं हम सब का वतन है। क्या इस वतन की खासियत क्या है? इस वतन को खालिक के कायनात ने, इस कायनात के जो, इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं, उन्होंने इस वतन को किन किन नेमतों से नवाजा है, पहले ये बताते हैं। यहाँ की खासियत क्या है, पहले ये बताते हैं। वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, ठीक है, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर। तो यहाँ पर वो चिड़िया का जिक्र कर रहा है। चिड़िया एक खूबसूरत परिंदा है जिनकी आवाज भी खूबसूरत है। यहाँ पर वो तोते का जिक्र कर रहा है, यहाँ पर वो मोर का जिक्र कर रहा है, यहाँ पर वो मैना का जिक्र कर रहा है। इसी तरह उन्होंने कोयल का जिक्र किया है, यहाँ पर जो कूकू के मीठे गीत गाती हैं। तो ये जो परिंदे हैं, इनकी वजह से वतन की अहमियत जो है ये दोबारा हो जाती है, यानी ये भी वतन की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह कुमरी और चकोर जो है, देखो बेटा, कुमरी जो है, जिस तरह आपने सुना होगा, यानी कबूतर, कुमरी जो है ये कबूतर की एक किस्म है, यानी पिजन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा आपको, कुमरी किसे कहते हैं। देखो बेटा, ये है, मतलब बिल्कुल ये हूबहू एक कबूतर की तरह है, पिजन की तरह है, लेकिन ये असल में ये पिजन नहीं होता है, यानी उसी की मतलब एक किस्म है ये, जिसको हम कुमरी कहते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हो। इसके बाद एक और नाम आया इसमें, चकोर, चकोर पैट्री जिसे हम कहते हैं, ये आप देख सकते हो, एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा खालिक कायनात ने बनाया है। तो ये चकोर है, ठीक है बेटा। तो शायर ने इसमें चकोर का भी जिक्र किया है,
इसमें उन्होंने कुमरी का भी जिक्र किया है। तो ये सब परिंदे जो हैं ये बिल्कुल खूबसूरत परिंदे हैं, इनकी आवाजें भी खूबसूरत है। इतना ही नहीं, मेरे वतन की खासियत क्या है, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, जो झीलें हैं, ठीक है, लेक जिन्हें हम लेक कहते हैं, ठीक है बेटा। जिस तरह हमारे कश्मीर में झील जो है, झीले डल जो है काफी मशहूर है, या झीले उलर जो है काफी मशहूर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये है बेटा झील डल है, ये इसकी खूबसूरती आप देख सकते हो झील डल की। इसी तरह ये है झील उलर, बिल्कुल खूबसूरत नजारा यहाँ पर दिख रहा है। पहाड़ जो है ये बर्फ पोश हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ से आप पानी देख सकते हो, और पानी में छोटे छोटे बतख है, परिंदे हैं। तो ये बिल्कुल कुदरत का एक बेहतरीन और हसीन नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायर ने इनका जिक्र किया है कि मेरे वतन की खासियत क्या है, वो झीलों की लहरें, झीलों से जो वो वेव्स उठती हैं, वो लहरें उठती हैं, वो दरिया का शोर, यहाँ के जो दरिया हैं जिनमें पानी का शोर होता है जो इंसान के दिल को सुकून देते हैं, वो झरनों का गिरना, जो फाउंटेन होते हैं, जो ये वाटरफॉल होता है, वो एक अलग ही एक मंजर होता है, अलग ही एक समा होता है, अलग ही कैफियत इंसान पे तारी हो जाती है जब इंसान उन फाउंटेन्स को पहाड़ों के बीच से वो उतरते हैं। बड़े बड़े फाउंटेन होते हैं और उनका वो गिरना, वो पानी का शोर, और उनसे जो वो पानी का शोर आता है जैसे कोई नगमा होता है, कुदरत कोई नगमा गाती है। तो शायद यहाँ पर शायर ने सिर्फ परिंदों का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ की जो झीलें हैं, यहाँ के जो दरिया हैं, यहाँ के जो झरने हैं, और यहाँ के जो झरने हैं या चश्मे हैं, उनका जो पानी है, उस पानी का जो शोर है, ये मेरे वतन की खूबसूरती को दोबाला करती है, वतन की अहमियत है ये। और शायर क्या कहते हैं, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन कहते हैं बेटा जंगल को, ठीक है। यहाँ की जो इसका जो अपना वतन है, कह रहा है कि मेरे वतन में सरसब्ज बाग है, सरसब्ज पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सरसब्ज जंगल है, माजूद चाहता हूँ, सरसब्ज जंगल है यहाँ पर। ये एक खूबसूरती का मकाम है, एक मंजर है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़ है और सरसब्ज बन है, सरसब्ज जंगल है यहाँ पर, बिल्कुल खूबसूरत जंगल है यहाँ पर। इतना ही नहीं, बल्कि इन तमाम सिर्फ सरसब्ज पहाड़ों से, सिर्फ सरसब्ज जंगलों से मेरे वतन की खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये तमाम मिलकर मेरे वतन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये मेरा वतन है, मेरा वतन है। यहाँ पर हमने लिखा भी है, मुख्तसर तशरीह पर दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो, बिल्कुल आसान है। क्योंकि आपसे बोर्ड में इसी नज्म से हो सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड में सिर्फ 3 नज़में हैं। मेरा वतन, इससे पहले हमने हमारी तारीख पढ़ी, और एक लड़की, वो 3 नज़में जो है बेटा, 3 नज़्म में आपको कोई ना कोई एक पैसेज आने वाली है। और एक नज़्म में मैंने आपको सिखाई भी थी एक पैसेज किस तरह आ सकती है आपको, तो मुमकिन है इससे भी आपको कोई पैसेज आए। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बंद क्या है, किस चीज का जिक्र किया गया है। शायर शफीउद्दीन नायर नज़्म के इस बंद में अपने वतन की तारीफें बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे वतन में तरह तरह के खूबसूरत और खुश रंग या खुश आवाज परिंदे हैं, खुशनुमा झीलें हैं और दरिया झरने हैं, हरे भरे जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, साफो शफा पानी का शोर हर तरफ रवा है। तो ये मेरे वतन की खासियत है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक और बंद है, देखिए मैं किस तरह पढ़ूंगा। वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियां, वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियां, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियां, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां, वो सेराब और खुशनुमा कियारियां, जमीने वो जरखेज दिलकश चमन, जमीने वो जरखेज दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। इसके बाद शायर कहते हैं कि मेरे वतन की अहमियत, मेरे वतन की खूबसूरती क्या है। यहाँ की जो जमीन है ये फर्टाइल जमीन है, ये जो जमीन है, यहाँ की जो मट्टी है ये जरखेज मट्टी है। क्यों? यहाँ के गल्ले, यहाँ का जो अनाज निकलता है, मुख्तलिफ किस्म के अनाज निकलते हैं यहाँ से, और मुख्तलिफ किस्म के मेवे निकलते हैं, चाहे वो खुश्क मेवे हों, चाहे वो सेब, यहाँ के सेब हों, यहाँ के अखरोट हों, यहाँ के बादाम हों, यहाँ के किशमिश हों। ये मेरे वतन की खासियत है। यहाँ का अनाज, यहाँ के खुश्क मेवे, या यहाँ की तरकारियाँ, यानी यहाँ की सब्जियाँ, तरकारियाँ,
सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हमारे इस वतन से, हमारी इस जरखेज मट्टी से उगती हैं। इतना ही नहीं, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियां, यानी फूलों के छोटे छोटे बागीचे जब हम देखते हैं इस वतन में, तो उससे हमारे वतन की खूबसूरती भी इसमें इजाफा हो जाता है। यानी फूलों को वो डेकोरेट किया जाता है, फूलों की एक पेंटिंग होती है, यानी वो खुश रंग फूल जो होते हैं, छोटे छोटे बागीचे होते हैं जो इंसान को महजूज करते हैं, जो इंसान को सुकून पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां, ठीक है, फुलवारियां यानी बागीचे, बागों के छोटे छोटे बागीचे होते हैं जिनमें फूल होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये छोटे छोटे बागीचे जो हैं, और वो सैराब और खुशनुमा कियारियां, सैराब और खुशनुमा कियारियां। यहां पर मैं आपको कियारी दिखाना चाहता हूं। देखो बेटा, इसको हम कियारी कहते हैं, जिसको हम पानी से सैराब करते हैं। इसमें फूल भी हो सकते हैं, इसमें कोई और सब्जी भी हो सकती है, तो ये खुशनुमा होती हैं। ये जो कियारियां हैं, आप देख सकते हो, ये सैराब होती हैं। मेरे वतन की ये खासियत है, यहाँ की जो ये छोटी छोटी कियारियां होती हैं, यानी ये स्मॉल गार्डन्स होते हैं, या हम इनको फ्लावर बेड भी कहते हैं हम इनको। तो ये सैराब होते हैं, पानी से ये सैराब होते हैं। जमीन है वो जरखेज दिलकश चमन। मेरे वतन की खासियत क्या है, जो मैंने पहले ही कहा कि मेरे वतन की जमीन जो है, मेरे वतन की मट्टी जो है, ये जरखेज मट्टी है, ये फर्टाइल मट्टी है, यहाँ से बहुत सारी चीजें उगती हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, यही मेरा वतन है जिसकी ये खासियतें हैं। शायर फरमाते हैं कि मेरे वतन की जमीन जरखेज है, जिसमें अनाज, मेवे, सब्जियां, खुशनुमा फूल उगते हैं, जहां नजर पड़ती है खूबसूरत और सरसब्ज बाग, फूलों सरसब्ज बाग फूलों से बड़े बड़े दिखाई देते हैं। मेरा वतन बिल्कुल जन्नत के मानंद है, जिसे कुदरत ने हर तरह की नेमतों से जन्नत के मानंद है। ये जैसे जिस तरह जन्नत खूबसूरत है, जिसके बारे में हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे वतन के बारे में अगर आप कहो कि जमीन पे कौन सी जन्नत है, तो मैं कहूंगा कि मेरा वतन जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से इस सरजमीन को नवाजा है। इसके बाद आखिरी बंद जो है बेटा, पहाड़ों का मंजर बनू का समा, पहाड़ों का मंजर बनू का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवा, कहां तक बयां इसकी हूं खूबियां, कहां तक बयां हूं इसकी कहां तक बयां इसकी हूं खूबियां, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। शायर इसमें कहते हैं, आप मेरे वतन का, आप इस कश्मीर की खूबसूरती आप देखिए, मेरे वतन की खूबसूरती आप देखिए, कि मेरा वतन जो है पहाड़ों का मंजर, बनों का समा। यहाँ के पहाड़ जब हम देखते हैं, बर्फपोश पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ के बनों का, बन मैंने अभी कहा जंगल कहते हैं, बनू मतलब जंगल की, बनू की यानी बन की जमा बनू है, यानी बहुत सारे जंगल। इनका जब मंजर हम देखते हैं, समा मंजर, नजारा, जब हम इनका नजारा देखते हैं तो हम मसरूर हो जाते हैं। है इनमें हजारों ही चश्मे रवा, हम देखते हैं जो चश्मे होते हैं ना, चश्मों का जो पानी है वो पहाड़ों से निकलता है, तो ये चश्मों का जो पानी है वो रवा होता है, ठीक है, वो फ्लो करता रहता है। ये खासियत है हमारे वतन की, यहाँ हजारों चश्मे हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। कहां तक बयां इसकी हूँ खूबियां, मैं कितनी खूबियां अपने वतन के बारे में, कितनी खासियतें, कितनी क्वालिटीज अपने वतन के बारे में बयान करूं कि किन किन चीजों से मेरे वतन को नवाजा गया है। अब मैं कहां तक बयान करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने वतन की खूबसूरती, अपने वतन की जो अहमियत है, अपने वतन की जो ये नेमतें हैं, उनका जिक्र करूं। अब कहां तक मैं इसकी खूबियां बयान करूं। है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, कहा जाता है कि फिरदौस जन्नत, फिरदौस किसे कहते हैं हम कहते हैं ना किसी को, अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस अता करे। फिरदौस भी एक किस्म की जन्नत है, एक आला जन्नत,
क्योंकि जन्नत में भी अलग अलग मकामात हैं, लेकिन जन्नत ही है। तो फिरदौस जो है जन्नत है। कहते हैं कि हमारे वतन पर गुमा किया जाता है कि अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो यही मेरा वतन है। अगर फिरदौस बरोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर दुनिया में जमीन पर अगर कोई सरजमीन जन्नत है, अगर हम किसी को जन्नत कह सकते हैं, जन्नत के मानंद करार दे सकते हैं, तो मेरा वतन है, तो मेरा कश्मीर है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। ये बागी इरम है। बागी इरम बेटा जन्नत का एक बाग, और बाग अदन ये भी जन्नत का एक बाग है। और कहा जाता है कि इसी बाग अदन में हमारे बाबा को, आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, उसको इसी जन्नत में भेजा गया था, बाग अदन में। तो कहते हैं कि ये बाग इरम है, ये बाग अदन है। तो शायर इसमें अपने कश्मीर को, अपने वतन को क्या कह रहा है? बाग इरम कह रहा है, जन्नत का बाग कह रहा है, बाग अदन कह रहा है, वो बाग जिसमें वो जन्नत जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। तो शायर कह रहा है कि मेरे वतन की ये इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबियां हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वतन ही जमीन पर क्या है? जमीन पर फिरदौस है, जमीन पर बहशत है, जमीन पर जन्नत है। ठीक है बेटा। शायर फरमाते हैं कि मेरे वतन में हजारों नदी नाले चश्मे बहते हैं। मेरा वतन हर तरफ खूबसूरत पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों से घेरा हुआ है। खुद से मुखातिब फिर कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि फरमाते हैं कि खूबियां कहां तक बयां करूं, इसमें इतनी खूबियां भरी पड़ी हैं जिन्हें बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मेरे वतन पर जन्नत भी रश्क करती है या जन्नत भी रश्क करता है। मुख्तसरन शायर अपने वतन को जन्नत से कम नहीं समझता और इसे जन्नत के दो बागों यानी बागी इरम और बागी अदन से तशबिया दिए हैं। तो शायर ने अपने वतन को जन्नत कहा है, अपने वतन की ये तमाम खूबसूरतियां बयान की हैं शायर ने, कि मेरा वतन जो है, अलग अलग चीजें यहाँ पर बयान की हैं जो इस वतन की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। क्या? यहाँ के चश्मे, यहाँ के नाले, यहाँ की झीलें, यहाँ के सरसब्ज पहाड़, या यहाँ की सब्जियां, तरकारियां, यहाँ के ये मेवे, यहाँ का अनाज, यहाँ के गल्ले, यहाँ के परिंदे, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो कुमरी हो, चाहे चकोर हो, चाहे वो कोयल हो, चाहे वो मैना हो, ये तमाम जो है मेरे वतन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये मेरे वतन की खासियत है, ये मेरे वतन की खूबी है। तो यहाँ पर ये भी दर्स मिलता है शायर के जरिए हमें कि हमें वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें वतन से बेजार नहीं होना चाहिए, हमें वतन की अहमियत को समझना है, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना एक जायज़ अमल है। वतन से हमें लगाव होना चाहिए, वतन से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। तो वतन में अल्लाह ताला ने, खालिक कायनात में जो जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है, हमें उनकी कद्र करनी है। लेकिन अलमिया की बात यह है, अफसोस का मकाम है कि क्या वाकई में कुदरत की दी हुई नेमतों के साथ हम इंसाफ कर पाते हैं? क्या हमने दरियाओं को साफ रखा? क्या हमने चश्मों को साफ रखा? क्या हमने अपने जंगलों को यहाँ महफूज रखा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है बेटा, आप पर और आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि नहीं, जो भी कुदरत ने हमें नेमतें दी हैं उनको मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। असल में अल्लाह ताला ने ये चीजें क्यों बनाई हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का यहाँ पर मुझे शेर याद आ रहा है कि न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये जो कायनात है ना, हम इसके लिए नहीं है, बल्कि खालिक के कायनात ने ये तमाम इंसानों के लिए, हर एक इंसान के लिए कायनात बनाई है। हमें जहां के लिए नहीं भेजा गया है। हमें जहां जो है कायनात जो है, ये खूबसूरत पहाड़ जो है, ये आसमान जो है, ये जमीन जैसा फर्ज जो है, ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए, ये हम सब के लिए है। तो हमें इसकी हिफाजत करना हम पर लाजमी है। ये हम पर एक फर्ज आयद होता है कि हर चीज की हमें कदर करनी है। लेकिन अगर हमने कुदरत के साथ छेड़ा, अगर हमने कुदरत की नेमतों के साथ छेड़ा, तो हमारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान में। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप सबको ये सबक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ये आप देखो, पहला सवाल है बेटा, शायर ने नज़्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? पहला ही बंद पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए, पहला ही मिसरा। शायर ने नज़्म में दरअसल परिंदों का जिक्र किया है। किसका? चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। ठीक है बेटा, हो गया एक सवाल। दिल का चमन किसको कहा गया?
दिलकश चमन, बेटा बोलो ना, दिलकश चमन वतन को कहा गया है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। इस मिसरे से क्या मुराद है? क्या आप बता सकते हो कि इस मिसरे से क्या मुराद है? शायद क्या कहना चाहता है? अभी मैं इस पर बात कर रहा था। इस मिसरे का मतलब यह है कि इस चमन पर जैसे जन्नत का ख्याल आता है या जन्नत का गुमान आता है, या जैसे हम ये भी कह सकते हैं इसका जवाब कि जन्नत, इस चमन को जन्नत कहा गया है, जन्नत से मानंद ये इसको एक तशबीह दी गई है। इसके बाद इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई है, इन तमाम चीजों को अब समेटना है हमें। वतन में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत रंग बिरंगे और खुश आवाज परिंदे हैं, झीलें, दरिया, झरने और साफ व शफा पानी का शोर। जमीन जरखेज है जिसमें खुश रंग फूल, मेवे, अनाज और तरकारियां उगती हैं। वतन खूबसूरत पहाड़ों और मालामाल जंगलों से भरा पड़ा हुआ है। गोया हमारा वतन जन्नत की तरह हसीनो जमील है। तो ये थे इसके सवाल। एक और सवाल है बेटा, इस नज़म के शायर का नाम क्या? नाम है उस शायर का? नज़म के शायर का नाम शफीउद्दीन नयर है। शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहता है? क्या पैगाम देना चाहता है? शायर इस नज़म में वतन दोस्ती का जज्बा उभारने की कोशिश करते हैं और उन खूबसूरत नेमतों की कद्र करने की तलकीन करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। इसके बाद एक और सवाल है आपको, नीचे लिखे हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्फाज हैं, वहां से आपको सेंटेंस बनाना है, मुख्तसर सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल आसान सेंटेंस बनाना है। आप अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना जुमला भी बना सकते हो। जैसे दरिया, दरियाई जहलम, दरिया जहलम का, दरियाए जहलम, बेटा दरियाए जहलम का मंबा वेरी नाग है, यानी इसका जो ऑरिजिन है, जहां से निकलता है दरियाई जहलम, या दरियाई जहलम एक खूबसूरत दरिया है, ये भी कह सकते हैं हम। इसी तरह पहाड़, पहाड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं है, ठीक है। वतन, मुझे अपने वतन से बेहद मोहब्बत है या बेहद लगाव है। मंजर, ये मंजर काबिल दीद है, दीद कहते हैं हम देखने के काबिल, दीद आंखों को कहते हैं, ठीक है। ये मंजर काबिल दीद है या ये मंजर खूबसूरत है। चमन, इस चमन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इसी तरह आखिर में समा, समा है ये समा बहुत सुहाना है। समा किसे कहते हैं? मंजर को। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, जब हम कोई कुदरती चीज देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या समा है, क्या खूबसूरत समा है। इसके बाद आपको वहां से इमला दुरुस्त करना है बेटा। वहां से आपको इमला दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, और यही गलतियां आपको होती है, यही गलतियां होती है कि सर हमें गलतियां होती हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि सब्जी जो है, अगर हम सब्जी लिखेंगे वो सीन से आएगा या स्वाद से आएगा। हमें पता ही नहीं है कि ये मंजर जो है, मंजर में हमें आगे ज़ौद लगाना है या ज़ोय लगाना है या जे लगाना है। तो बेटा इन चीजों को समझना है, ठीक है बेटा। जब आप किताबें पढ़ोगे, जब आपकी जो बुक है उसको आप गौर फिक्र से पढ़ोगे और उन चीजों को आप लिखोगे तो आपके जहन में वो अल्फाज रहेंगे कि कौन सा लफ्ज किस तरह लिखना है। अब इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो हम बताएंगे आपको कि किस तरह आप अल्फाज जो हैं उनके जो असल हुरूफ है वो किस तरह याद रख सकते हो। तो वहां से गलत है। तरकारियां, देखिए किस तरह लिखना है तरकारियां। बागू, ये गाइन से है, गाफ से नहीं। मंजर, ये जोय से लिखना है मंजर। वतन, हालांकि आवाज तो एक ही निकलती है ना, आवाज एक ही निकलती है, लेकिन हरूफ इनमें मुख्तलिफ है। वतन ये तोय से है। इसी तरह सरसब्ज, ये सीन से है, सरसब्ज, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको ये बिल्कुल आसान है, आपको मिसरा मुकम्मल करना है। जब आप ये नज्म पढ़ोगे तो नज्म में आप देखोगे कि किस तरह हमें मिसरा मुकम्मल करना है। यहाँ पर हमने ये दिया है कि किस तरह मुकम्मल करना है, बिल्कुल यहाँ पर हमने इसको किया है और बिल्कुल आसान सवाल है ये। इसके बाद है वाहिद जमा, या वहां से आपको जमा भी होंगे या वाहिद होंगे, तो आपको लिखना है वाहिद का जमा या जमा का वाहिद। वहां से मेवे, मेवे मेवा, ठीक है। चिड़िया, 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 ठीक है, नून गुना इसमें हमने ऐड किया तो ये बहुत सारी चिड़िया है। बुलबुल, बुलबुलें, झील, झीलें, दरिया, दरियाऊं, जिरना, जिरनू या जरना, जरनू, पहाड़, पहाड़ों। तो ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये सवाल आपको वहां आते हैं।
वाहिद जमा आपको आते हैं, वहां मुज़क्कर मुअन्नस पर आपको जुमले बनाना होते हैं, तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसी तरह मिसरों को सही तरतीब से लिखकर मुकम्मल कीजिए। इनकी तरतीब ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर हमने इनकी तरतीब ठीक की है, ये आप देख सकते हो अपनी किताब पर। तो बिल्कुल आसान है, आप अपनी किताब खोलिए, किताब पर देखिए क्या क्या सवाल है वहां पर। तो उसके बाद क्योंकि ये पूरे तमाम सवाल जो है आपकी किताब से लिए गए हैं, ये जो कुछ हम पढ़ाते हैं आपकी किताब से पढ़ाते हैं, कोई नया नहीं होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं होती है, तो बिल्कुल आसान है। तो अब हम आखिर में हमने इसका मुख्तसर खुलासा दिया है पूरी नज़म का, ये आप देख सकते हो सकता है आपको वहां से खुलासा पूछा जाए। शायर शफीउद्दीन नैयर ने इस नज़म में अपने वतन की तारीफ की है और वो कहते हैं कि यहाँ तरह तरह के खूबसूरत और खुश आवाज परिंदे हैं। इसके अलावा यहाँ झीलें, झरने, दरिया, सरसब्ज जंगल और पहाड़ हैं। अलगर्ज मेरा वतन बहुत खूबसूरत है जिसको कुदरत ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है। वतन में तरह तरह के का अनाज, मेवे और तरकारियां उगती हैं। यहाँ की जमीन निहायत जरखेज है। शायर वतन के पहाड़ों, जंगलों, नदियों, नालों, चश्मों की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि अपने वतन को देखकर जन्नत का गुमा होता है। ये जन्नत से कम नहीं, ये जन्नत से कम नहीं है, ये हर तरह की खूबियों से मालामाल है। तो बेटा ये था इसका मुख्तसर खुलासा जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो बिल्कुल आसान है ये, ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा सबक। और फिर मैं कहूँगा कि आपके सिलेबस में, बोर्ड के मुताबिक आपके सिलेबस में सिर्फ 3 नज़में हैं जो हमने आज मुकम्मल की। जिसने हमारी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हो, इस कॉर्नर के जरिए आप जा सकते हो, उस वीडियो आप देख सकते हो। 3 ही नज़में हैं, तो डेफिनेटली आपको 3 नज़मों में तो एक तो आपको सवालात आएंगे, दूसरी बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन तीनों नज़्म में आपको एक ना एक पैसेज पूछी जाएगी। बिल्कुल आसान होती है, 5 नंबर की पैसेज होती है, तो जरूरी है आपके लिए पढ़ना। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।